जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं हिमांशु भारद्वाज केसीएम पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं जियोग्राफी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो जियोग्राफी है उसको हम 3 पार्ट में बांट के अध्ययन करने वाले हैं। पहला भारत का भूगोल, दूसरा जो है वो है विश्व का भूगोल और तीसरा जो है वो है सामान्य भूगोल। इन तीनों पार्ट को हम पढ़ेंगे, बट एक पार्ट को पहले हम पढ़ते हैं जो आज शुरू करने वाले हैं इस वीडियो में, भारत के भूगोल। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हुए हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए 100% यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें कि भारत की स्थिति और विस्तार इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। ये सेट 1 है और भारत की स्थिति और विस्तार से रिलेटेड सेट 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। ऐसे मतलब जितने भी सेट होंगे सब आता रहेगा और प्रत्येक सेट में हम सिर्फ 20 क्वेश्चन कराते हैं, वो भी डिटेल में। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्मू द्वीप। ठीक है, इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पौराणिक भूगोल, यह है पौराणिक भूगोल के अनुसार जम्मू द्वीप भूलोक के 7 महाद्वीपों में से एक है। मतलब जो 7 महाद्वीप है पूरे पृथ्वी पर, उसमें से एक जम्मू महाद्वीप है। यह द्वीप पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं इसका। यह है जम्मू द्वीप का नामकरण, मतलब जम्मू द्वीप का नामकरण कैसे पड़ा। ठीक है, तो आपको बता दूं कि जम्मू द्वीप पे जामुन का जो वृक्ष है, जामुन का वृक्ष, वो अत्यधिक होने के कारण इसे जम्मू द्वीप कहा जाने लगा। दोस्तों, हम बात किए यहाँ के महाद्वीपों का, तो हम पृथ्वी पे 7 महाद्वीप है, 7 के नाम हम आपको बता देते हैं, इसे आप याद जरूर कर लीजिएगा। पहला है पल्च, फिर है सालमल, फिर उसके बाद है तीसरा नंबर पे कुश, चौथे नंबर पे कौच और 5वें नंबर पे है साक और 6ठे नंबर पे जो है पुष्कर है और एक हमारा जम्मू द्वीप है। ठीक है, ये सब द्वीप है यहाँ पे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत में किस भाषा में किया गया? इसके 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा ग्रीक। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जो ग्रीक लोगों ने अनेक भारतीय नदियों, राजाओं, शहरों के अपनी भाषा में अजीब नाम रखे हुए थे। जैसे ही पाटलिपुत्र को वो लोग क्या बुलाते थे? पालीबोथरा, और मथुरा को बुलाते थे मेटोरा, ये अपने लैंग्वेज में इसे बोलते थे। बल्ख को बुलाते थे बैक्टीरिया। इसी बीच इन्होंने सिंधु को इंडस नाम दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की प्रमुख भूमि का दक्षिणी सीमा क्या है? तो इसके 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब इसको हम समझ लेते हैं। जैसे ये हो गया भारत, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है इसी को हम बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब इसे उत्तरी अक्षांश क्यों बोला जाता है? देखिए, भारत जो है ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, ये देशांतर रेखा है। ठीक है, तो भारत जो है यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे तो विषुवत रेखा से पूर्व में स्थित है, और यहाँ पे जो देशांतर रेखा है उससे जो है उत्तर साइड में, उससे उत्तर साइड में है, और विषुवत रेखा से उत्तर साइड में है, और देशांतर रेखा जो है इससे जो है पूरब साइड में है।
इसीलिए ये उत्तर में स्थित है। देखिए उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। 300 है ये। और भारत का जो विषुवत रेखा है, रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मैं देश का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। ऐसा क्वेश्चन, इन सब का क्वेश्चन आगे आएगा, आप उसे भी याद करिएगा। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, उसका आंसर कमेंट में हमें ज़रूर बता दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, भारत का मानक समय आधारित है। भारत का मानक समय आधारित है। 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, इसके यहाँ के मानक समय को, यहीं का मानक समय भारत का जो है मानक समय माना गया है। ठीक है, भारत का मानक GMT से 82.5 डिग्री पूर्व में है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, और अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर के 12 बजता है तो भारत में 5:30 बजेगा। देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है कि जो भारत का मानक समय है वो कितने डिग्री पे है। मानक समय आधारित है तो 82.5 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 80 डिग्री 30 मिनट लिखा हुआ है, ये गलत होगा। यहाँ पे होगा 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो ये चीज़, ये राइट होगा। और ये गुजरती कहाँ से है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारतीय मानक समय का जो रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, तो ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। और मानक, भारत का मानक जो GMT से 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ है हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे है। मतलब जैसे ये पृथ्वी हो गया और ग्रीनविच का ये है, ठीक है, समय रेखा ये है, और भारत यहाँ पे है, तो भारत का जो समय है इसके बीच का जो ये गैप है ये 82.5 डिग्री है। ठीक है, तो ये था आपका चौथा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का प्रमाणित समय उस स्थान का स्थानीय है जो स्थित है। 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है इलाहाबाद के समीप। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए हैं। भारत में पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, इस समय को मानक समय माना गया है। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है, तो इसका राइट आंसर है 5.5 मिनट। इसके बारे में हम नहीं बताएंगे, ये हम आपको बता चुके हैं कि जब ग्रीनविच वहाँ पे जब 12 बजेगा तो भारत में 5:30 होगा। 5.5 मिनट का 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का धूर दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है, तो इसका 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर। अब इसको हम देख लेते हैं, इसको पहले हम समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा पृथ्वी, ये हो गया हमारा विषुवत रेखा, ये हो गया हमारा देशांतर रेखा, इसे हम अक्षांशी रेखा बोलेंगे। जो इधर ऐसे ऐसे जाता है, जो ऐसे जाएगा वो अक्षांशी रेखा होगा, जो ऐसे आएगा उसे वो देशांतर रेखा होगा। ये हमारा विषुवत रेखा है ये वाला, और भारत हमारा यहाँ पे स्थित है। ठीक है, नीचे वाला जो हिस्सा है, तो ये वाला जो हिस्सा है
यहाँ से और यहाँ विषुवत रेखा के बीच की जो दूरी है वही है 876 किलोमीटर। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंद्राकाल है, इसे याद करना, इसे याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है इंदिरा पॉइंट है, सबसे क्या है दक्षिणी बिंदु, निकोबार द्वीप समूह में है ये। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है यहाँ से। इसके पूर्व नाम है लाहिंग चिंग और पिग्मेलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट। विषुवत रेखा से इसकी जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है, भारत का कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106 आएगा या 15,200 या 15,280 किलोमीटर, यही आएगा। ठीक है, और 17 राज्यों से छूती है, 17 राज्यों से और 7 देशों से छूती है सीमा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? इसमें 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7,516.5 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 है स्थलीय सीमा, और जलीय सीमा जो है 7,516.6 किलोमीटर है, और मुख्य धरातलीय भाग जो है वो समुद्र सीमा की लंबाई वो है 6100 किलोमीटर। और अंडमान निकोबार को अगर मिला दिया जाए, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के सीमा को, तो हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो उसका हो जाएगा 3233। अब इसको हम डिटेल में बता देते हैं। जो ये है भारत का, सॉरी एक सेकेंड, भारत का मैप बनाने की कोशिश करते हैं। ब्लैक बोर्ड पे तो सही से बन जाता है, बट चलो ठीक है। ये और नीचे तक रहेगा। तो यहाँ पे भारत के उत्तर से दक्षिण की, ये उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग है। यहाँ से यहाँ की लंबाई, मतलब लद्दाख से लेके, यहाँ पे लद्दाख है ये स्थित, यहाँ पे लद्दाख से लेके यहाँ पे कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तमिलनाडु में, यह इसकी जो लंबाई है वो है आपकी, ये लंबाई है तो ये 3214 ठीक है, 3214 किलोमीटर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, और जो कि देश का मानक समय है, और पूर्व से पश्चिम की जो तक की इसकी जो लंबाई है 2933 है, और उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है 3214। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आगे भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है? पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई हम आपको बताए हैं ना, 2933। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है, 82.5 डिग्री पे जो है हमारा क्या है, इसी के मध्य से होकर क्या गुजरता है, मानक समय रेखा। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो है 3214 किलोमीटर। इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो तट रेखा की लंबाई हम आपको पीछे भी बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं कि 6100 किलोमीटर है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है,
हम पहले भी देखो, बार बार हम इसलिए बता रहे हैं कि बार बार आपके माइंड में जाएगा, बार बार सुनेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, यहीं पे आपको कहीं याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इतने बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो इसमें क्या है कि 20 क्वेश्चन हम करा रहे हैं, लेकिन 20 से ज़्यादा क्वेश्चन होता है। जैसे अभी यहाँ पे देख लीजिए 1502, अभी यहीं पे 3-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता दे रहे हैं ना, तो इससे वीडियो लेंदी हो रही है, लेकिन आपको कंफर्म भी हो जाएगा और एक्स्ट्रा भी आप कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में हो सकता है कि हम जो ये वाला क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ से नहीं पूछ के, हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ये वाला क्वेश्चन पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो इसलिए हम पूरा डिटेल में बताते हैं भाई। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1500, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है स्थलीय जो सीमा है, स्थलीय सीमा ध्यान रखिएगा, स्थलीय सीमा जो ऊपर का है। ठीक है, गुजरात से लेके, गुजरात पंजाब ऐसे लेके आपका आएगा ये पश्चिम बंगाल तक। तो ये 15,200 किलोमीटर है। द्वीप सहित अगर जोड़ेंगे तो 7516.6 किलोमीटर है। मुख्य धरातलीय भाग जोड़ेंगे, सिर्फ धरातलीय भाग तो 6100 किलोमीटर है। और अंडमान निकोबार द्वीप सहित जोड़ेंगे तो ये 7516.6 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.4। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका देख लेते हैं। यद्यपि देश का क्षेत्रफल विश्व की कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, यहाँ पर विश्व का लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है। देखो भारत में जो है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कुछ ही दिन में चीन से भी ज़्यादा जनसंख्या हो जाने वाली है 2023 में। ठीक है, इस समय लगभग 1,40,00,00,000 के लगभग जनसंख्या यहाँ का चल रहा है, आपको बता दें। और यहाँ पे जो यहाँ की जो स्थल है, मतलब जो ज़मीन है, यहाँ की जो क्षेत्रफल है वो मात्र 2.42% है विश्व का, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या जो है 16% है, बहुत ज़्यादा है। तो ज़मीन की बहुत कमी होने वाली है आगे चल के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है? ठीक है, मध्य समुद्र तल से 2100, यहाँ 21 कर लेना दोस्तों, ये गलती हो गया है, यहाँ पे 21 कर लेना, 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। देखो यहाँ पे हम आपको एक बात और बता दें, जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र जो है वो 2135 मीटर से अगर ऊंचाई पे आएगा, ठीक है, जैसे ये पर्वत है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई, ये समुंदर है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे, अब यहाँ पे आ रहा है 2135 मीटर। ठीक है, अब इससे ऊंचा है ना ये, तो वो पर्वत कहलाएगा। ठीक है, और अगर यही आपका, अगर ये ऐसे है, ठीक है, अब ये समुद्र तल है और यहाँ पे जो 2100 है, इसके ऊपर जो रहेगा वो पर्वत कहलाएगा। मान लीजिए ये है, तो ये वाला जो है ये पर्वत होगा, क्योंकि यहाँ पे 2135 मीटर है, 35 को कर लेना, 35 मीटर है, ये समझाने के लिए ही बता रहा हूँ दोस्तों। तो 2135 मीटर है ना, ये यहाँ से ऊपर की साइड जो है ये पर्वत हो गया, ये जो है आपका पर्वत है। ठीक है, ये पर्वत हो गया, और ये जो है 2135 मीटर से जो नीचे है, ठीक है, ये यहाँ से नीचे है ना, ये ऊपर था, ये नीचे है, तो ये क्या होगा, ये पहाड़ हो गया, ये पहाड़ हो गया, इसको याद करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर्वत का भी डिफिनेशन आप बता सकते हैं, और पहाड़ का। पर्वत किसे कहा जाता है? जो 2135 मीटर से अधिक ऊंचाई का हो उसे पर्वत कहते हैं, और जो 2135 मीटर से कम ऊंचाई का हो उसे पहाड़ कहते हैं। अभी हम आपको पठार भी बताएंगे और समतल भाग किसे कहते हैं वो भी बताएंगे। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10.7%। ऐसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, क्वेश्चन एकदम नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछता है,
कि भारत में जैसे आप किसी एग्जाम में बैठे हैं तो वहाँ पे ऐसे थोड़ी पूछ लेगा कि भारत में कितने कितने राज्य हैं या कितने केंद्र शासित प्रदेश है। ये सब क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन यहीं से आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है, यहाँ से आता है। तो हम एग्ज़ाम में हम इस ऐसा क्वेश्चन कराते हैं कि जो आपके एग्ज़ाम में 100% यूजफुल हो। ठीक है, 100% मतलब आने का चांस हो। इसके बारे में हम देख लेते हैं डिटेल में। देश के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग उच्च पर्वत श्रेणियां, जो ऊंचा पर्वत है उसका विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर है। समुद्र तल से 2135 मीटर है और समुद्र तट से 305 से लेके 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ भी देश के 18.6% भाग पर है। ये जो है ये क्या हो गया आपका, ये पर्वत हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये वाला भाग जो हो गया ये हो गया पहाड़। अब देखिए पहाड़ किसे कहते हैं, 305 मीटर से ऊंचा और 2135 मीटर से नीचे। ठीक है, उसे हम बोलते हैं 305 मीटर से ऊंचा और 2135 मीटर से नीचे की जो होता है भाग, उसे हम क्या बोलते हैं, पहाड़। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन। संपूर्ण भारत के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे पर्वत पूछा है और ये पहाड़ियाँ। ठीक है, और पर्वत कितना था हमारा, देखिए यहाँ पे हमारा पर्वत कितना था, 10.7%। ठीक है, पर्वत और पहाड़, ये हो गया हमारा पर्वत और ये हो गया हमारा पहाड़। ठीक है, 18.6 दोनों आपको पढ़ा है ना। अब इसको जब जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा, 29.3%। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए देश के कुल क्षेत्रफल का 10.7% क्या है, पर्वत। ठीक है, उच्च पर्वत, और फिर 18.6% का है पहाड़ है। इस प्रकार कुल पर्वतीय भाग क्या होता है, 2933%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखो दोस्तों ये 16, क्वेश्चन नंबर 16। देखो वीडियो लेंदी हो रही है, इससे मत घबराना, समझ लीजिए ये आपका जियोग्राफी का एक पूरा क्लास चल रहा है। ठीक है, और हम ऐसे ही 20 क्वेश्चन लेके आते हैं, लेकिन क्या है कि इसमें आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल जाएगा और एक क्लास की तरह इसे लीजिएगा। समझ लीजिए कि आप जितना भी मतलब टाइम लग रहा है आप एक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब एक क्लास आपका जियोग्राफी का ख़त्म। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। पठार का विस्तार कितने प्रतिशत भाग पे, तो 27.7% भाग पे। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। देखो ये क्या हो गया, 10.7% पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, फिर उसके बाद 18.6% क्या है, पहाड़ी क्षेत्र। इस प्रकार कुल पर्वतीय भाग कितना हो गया, 29.3%। और समुद्र तल से 305 से लेकर 915 मीटर तक की ऊंचाई वाले भाग को पठारी भाग का विस्तार, पठारी भाग कहते हैं। अब देखिए इसमें आपको हम बता दें, यहाँ पे हम आपको बता दें दोस्तों 305 से लेके, ठीक है, और 915 मीटर, यहाँ के जो भाग है ना, इस भाग को मतलब पठारी भाग ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे न ज़्यादा ऊंचा, जैसे ज़्यादा ये वाला भाग हो गया तो ये ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा तो ये पहाड़ हो जाएगा। अब इससे भी ज़्यादा ऊंचा पर्वत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पठारी भाग है। पठारी भाग कितना होता है, 305 से लेके 915 मीटर तक। इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकता है कि पठारी भाग किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि 305 मीटर से
समुद्र तल से 305 मीटर से 305 मीटर से लेके 915 मीटर के बीच की जो भी भाग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पठारी भाग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, 17। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? मैदान भी आप समझ लीजिएगा यहीं पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 43%। अब यहाँ पे समझिए 10.7 इतना बार रिपीट कर लिए हैं, अगर अब भी आपको याद नहीं हो रहा है ना दोस्तों, तो ये तो गलत बात है, आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इतना बार रिपीट हो चुका है ये चीज़। 10.7% क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, और 18.6% क्या है? पहाड़ी वाला क्षेत्र है। टोटल पर्वतीय और पहाड़ी मिला के कितना है? 29.3% है। और जो है कि पठारी भाग कितना है? तो 27.7% है। और जबकि शेष जो बचता है 43%, ये सभी क्या है? मैदानी भाग है। ठीक है, ये मैदानी भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कुल कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ठीक है, इसका 4 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा 12 मील। ठीक है, अब इसको हम बता देते हैं आपको डिटेल में। देखो, ये हो गया अपना समुद्र, ये हो गया भारत का, ऐसे ऐसे रहता है ना, फिर ऐसे आएगा ऐसे, फिर ऐसे, ये देखिए त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ऐसे ऐसे नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ऐसे, फिर यहाँ से आएगा गुजरात, फिर राजस्थान, ऐसे ऐसे जाएगा। तो हमें यहाँ से मतलब है, देखो अब यहाँ पे कटा छटा है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम कोई मतलब यहाँ से दूरी लेंगे 12 मील, तो यहाँ से लेंगे तो कहीं और जाएगा, यहाँ से लेंगे तो कहीं और जाएगा 12 मील तक। ठीक है, इसीलिए यहाँ से एक आधार लाइन खींचा गया है, ऐसे ऐसे आधार लाइन खींचा गया है। आपको बता दें, यहाँ से क्या किया गया है, एक आधार लाइन खींचा गया है कि यही आधार लाइन है, यहीं से लिया जाएगा। ठीक है, तो आधार लाइन से 12 मील तक, 12 मील मान लीजिए यहाँ आ रहा है तो 12 मील, यहाँ तक 12 मील, इतनी दूर तक जो है प्रादेशिक जल सीमा है, प्रादेशिक 12 मील। ठीक है, इसको याद रखिएगा, प्रादेशिक जल सीमा जहाँ बोले प्रादेशिक जल सीमा वहाँ 12 मील। ठीक है, उसके बाद 12 नॉटिकल मील है, यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट में। प्रादेशिक समुद्री सीमा आधार रेखा से, आधार रेखा बताए हैं आपको, आधार रेखा से कितना दूरी तक है? ये 12 समुद्री मील। तट प्रादेशिक सीमा है, समुद्र में प्रादेशिक समुद्री सीमा तक नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील भारत का संपूर्ण अधिकार है। वही 12 नॉटिकल मील तक भारत का जो है कि संपूर्ण अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत का संलग्न क्षेत्र, अब यहाँ पे देखिए क्या है, संलग्न क्षेत्र, ये क्या है? ठीक है, प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील दूरी तक है। यहाँ पे गौर करने की क्या बात है, संलग्न क्षेत्र जो है, ये संलग्न क्षेत्र, ये प्रादेशिक जल सीमा से पूछा है। तो हम आपको यहाँ पे पहले बता देते हैं कितना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 24 मील। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं, ये क्या हो गया, भारत का मतलब वो तटरेखा है, यहाँ पे आधार रेखा है, आधार रेखा से 12 मील तक ले प्रादेशिक है। ठीक है, प्रादेशिक जल सीमा है। अब यहाँ से पूछा है, अब यहाँ से ये वाली जो दूरी है यहाँ तक, ये क्या है, संलग्न क्षेत्र है। और संलग्न क्षेत्र क्या है, कितनी है, ये है 24 मील दूर तक है, 12 यहाँ से 24 मील है। ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जल से जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी है, तो 24 मील है। ठीक है, अब इसके बाद आएगा अविच्छिन्न मील, वो कितना है, वो है 200
नॉटिकल मील, नॉटिकल मील। ठीक है, देख लेते हैं उसे भी। अब देखिए अविच्छिन्न मंडल, जिसे हम संलग्न क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है इसकी जो दूरी है 24 समुद्री मील। अविच्छिन्न मंडल सीमा, अविच्छिन्न मंडल में भारत को 3 प्रकार के अधिकार है। अब उसमें क्या है कि भारत के 3 प्रकार के अधिकार कौन कौन से हैं? साफ सफाई वहाँ पे कर सकते हैं, सीमा शुल्क वसूली कर सकता है, उसके अंदर कुछ भी होगा तो सीमा शुल्क ले सकता है, और भारत सरकार वित्तीय अधिकार भी इसका है, भारत सरकार का। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील तक है? तो इसको हम बता देते हैं आपको। ये आधार रेखा यहाँ से प्रादेशिक 12 मील, ठीक है, यहाँ से 24 मील, ठीक है, एकांतिक आर्थिक संलग्न क्षेत्र से, ठीक है, ये संलग्न क्षेत्र हो गया। फिर उसके बाद ये प्रादेशिक क्षेत्र हो गया, ये संलग्न क्षेत्र हो गया। उसके बाद जो है 200 नॉटिकल मील, नॉटिकल मील, ये क्या हो गया हमारा एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, एकांतिक। ठीक है, आप इसे याद करिएगा। और इसको हम देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 200 मील। इसके बारे में हम जान लेते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को 3 तरह के अधिकार प्राप्त हैं। पहला जो है 200 समुद्री मील तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकती है, ये अधिकार है। फिर वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार है, वैज्ञानिक परीक्षण भी कर सकती है, 2 हो गया। और तीसरा अधिकार क्या है? तो तीसरा अधिकार इसका है ये वाला, तीसरा है आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक अर्थात अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जैसे मुंबई हाई जोन भारत का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। यह मुंबई के पास अरब सागर में छिछले समुद्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र में ही स्थित है। यहाँ से देश के 65% तेल का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये था इसका तीसरा और इम्पोर्टेंट जो था वो पॉइंट था। तो दोस्तों जैसे कोई कहीं भी अगर भारत के क्षेत्र में अगर तेल निकलता है तो वहाँ उसका अधिकार भारत के पास होता है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। और आपको बता दूं वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है दोस्तों, तो इससे आप घबराइएगा मत, समझ लीजिए कि आपका ये क्लास चला है। ठीक है, आपका एक क्लास ख़त्म हो गया है और ये सेट 2 भी हम जल्दी लेके आएंगे। अगर वीडियो लेंदी हो रहा है और शॉर्ट में आप चाहते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर हम बता के और आगे बढ़ जाएं, तो ऐसा भी वीडियो आपको मिल जाएगा। आप उसके लिए हमें कमेंट करिएगा, हम ऐसा भी वीडियो आपको बना देंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो दोस्तों आप वीडियो को मेरे लाइक करिएगा और अपने व्हाट्सएप पे और फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसका नॉलेज हो सके। ठीक है, और कोई भी सुझाव देने के लिए हमें कमेंट करिएगा। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे केसीएम पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। दोस्तों आप पूरा वीडियो देखे हैं इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।